पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। और इसके लिए अपन पहले क्या ले रहे हैं यहाँ पे, बाद में अपन फार्मूला डेरिवेशन करेंगे, बट पहले आप वायर समझ लो। ये दो वायर हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल एंड इनकी लेंथ बहुत ज्यादा है, और ठीक है डिस्टेंस के कंपैरिजन में पहले वाले केस में करंट सेम डायरेक्शन पे और दूसरे वाले में अपोजिट डायरेक्शन पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, सो देयर आर टू केसेस। केस वन जिसमें एक करंट I1, इस पे I2, यहाँ पे करंट I1, यहाँ पे करंट I2। सेकंड वाले केस में एक में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और दूसरे में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है ना। तो अभी आप फर्स्ट वाले वायर के कारण दूसरे वाले वायर की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ कैसी बनेगी। पहले वाले वायर के कारण दूसरे वाले वायर की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ, समझ गए कि नहीं। और दूसरे वाले वायर के कारण फर्स्ट वाले वायर में केस वन में मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, डॉट, मतलब ऊपर की तरफ रहेगी, दैट इज V2, है ना, बाहर की तरफ। सेकंड वाले केस में फर्स्ट वाले वायर के कारण दूसरे वाले वायर की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड रहेगी अंदर की तरफ, और सेकंड वाले वायर के कारण भी फर्स्ट वाले वायर की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ठीक है, क्रॉस वाली फील्ड रहेंगी। समझ गए कि नहीं। तो व्हाट इज B1? B1 इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 एट प्लेस ऑफ, V1 क्या है यहाँ पे, B1 इज मैग्नेटिक फील्ड एट I2 ड्यू टू I1। बाकी सब आप इसी वे पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। B2 का मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट I1 ड्यू टू I2 एक्सेट्रा। तो अब जो I2 वायर है स्ट्रेट वायर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अब राइट हैंड थंब रूल लगा दो यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आपका निकल के आ जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल लगाएगा तो ये वाले वायर में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा लेफ्ट की तरफ, है ना। ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आएगा। दिस इज फोर्स ऑन टू Y1। और सिमिलरली पहले वाले वायर में अगर तुम डायरेक्शन निकालोगे फोर्स का तो ये कैसा आएगा, लेफ्ट की तरफ आएगा। फिर ये, है ना, पहले वाले वायर पे राइट हैंड थंब रूल लगा दो तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन रहेगा लेफ्ट की तरफ, दैट इज फोर्स ऑन 1/2। तो अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो वायर क्या कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। सेकंड वाले केस में अगर तुम डायरेक्शन देखते हो फोर्स का, तो सेकंड वाले केस में देखो करंट है नीचे की तरफ, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा। सेकंड वाले केस पे देखो, सेकंड वाले वायर पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आ जाएगा F21 बाहर की तरफ, और पहले वाले वायर पे, सेकंड वाले केस के पहले वाले वायर पे फोर्स का डायरेक्शन देखो, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन दैट इज F12। मतलब सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होता है तो वायर एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो वायर क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो पहले वाले केस में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। इसके बाद फार्मूला डेरिवेशन करेंगे। सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है बेटा, रिपल्सन हो रहा है ना। डायरेक्शन समझ गया फोर्स का। फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकाले हो, राइट हैंड थंब रूल लगा के निकाले हो, ठीक है। जैसे अगर सेकंड वाले केस में F21 निकालना है तो करंट ऑन I2 और उसका छोटा सा एलिमेंट DL और क्रॉस प्रोडक्ट करोगे B1, तो इससे क्या निकल के आएगा, F21 का डायरेक्शन निकल के आएगा। और आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ, डायरेक्शन देखो किस तरह से आ रहा। फिर ये समझ गए या डाउट है इस पे, समझ गए या डाउट है, डायरेक्शन को लेके कोई डाउट है क्या, फोर्सेस के डायरेक्शन को लेके कोई डाउट है क्या। अब फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अपन अगले पेज पे। तो अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो वायर एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया अभी कि नहीं। अगले पेज पे आ रहा हूं मैं अभी, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। और आज की क्लास कौन शेयर करेगा वो भी बता देता हूं मैं, ठीक है। गुणवंता तुमको करना है रामदास पेट में, गुणवंता और मोहित तुमको करना बेटा इसमें इंदौर में, हाँ मोहित। यस ओके, तो ये अब अपन अगले पेज पे क्या कर रहे हैं ना, हाँ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अपन अगले पेज पे। ये समझ गए इतना या डाउट है कोई।
तो अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वायर एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, मैं जा रहा हूं अब नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2, अब फार्मूला डेरिवेशन करते हैं अपन। फार्मूला डेरिवेशन इसका, तो जो प्रूफ है अभी वो प्रूफ और फिर फार्मूला डेरिवेशन अपन देख रहे हैं इस पे। तो मैं यहाँ पे सेम डायरेक्शन में 2 वायर ले रहा हूँ और अपन सेम डायरेक्शन के लिए कैलकुलेशन कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो दोनों में, एक में करंट I1, दूसरे में करंट है I2, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। पहले वाले वायर के कारण दूसरे वाले वायर की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड रहेगी परपेंडिकुलर इनवर्ड, है ना, दैट इज B1। और सेकंड वायर के कारण पहले वायर की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड रहेगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड, दैट इज B2। तो व्हाट इज B1 एंड B2 हियर? B1 is magnetic field at the place of wire I1। ठीक है, तो B1 का फार्मूला लिख देते हैं अपन। मान लो दोनों वायर के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये दोनों वायर के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज ये किसके इक्वल हो गया, R के इक्वल हो गया। तो आप B1 और B2 की वैल्यू लिख दो। तो B1 की वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये रहेगा 2I1 अपॉन R, जबकि B2 की वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन R। ये समझ गए B1 और B2 की वैल्यू कि कोई डाउट है? B1 और B2 की वैल्यू में कोई डाउट है क्या? B1 और B2 की वैल्यू कैसे लिखे अपन ने, कोई डाउट है क्या बेटा? B1 और B2 की वैल्यू, व्हाट इज B1? इट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट I2 ड्यू टू I1। I2 की जगह पे I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड है ये। ठीक है, B1। डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन फिर से वही राइट हैंड थंब रूल, पहले अपन ने ऑलरेडी बहुत कुछ किया हुआ है इस तरह से, तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन पहले I2 वायर पे फोर्स कैलकुलेट करते हैं, तो इसलिए एक छोटा सा करंट एलिमेंट आपको लेना पड़ेगा और उस छोटे से करंट एलिमेंट पे पहले आप फोर्स कैलकुलेट कर लोगे। जैसे मान लो आपने यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया ये, ठीक है, दिस करंट एलिमेंट इज I2 एंड DL वेक्टर। ठीक है, और लेफ्ट वाले वायर पे फिर से एक और करंट एलिमेंट लोगे, ये लेफ्ट वाले वायर पे करंट एलिमेंट आपने लिया, ठीक है ना, दिस इज I1 एंड DL वेक्टर। क्लियर हो गया? दोनों वायर पे आपने करंट एलिमेंट ले लिया। सो दिस इज I1। अब क्या करोगे बेटा? नाउ मैग्नेटिक फोर्स ऑन, पहले किस पे मैग्नेटिक फोर्स निकाल लोगे आप? पहले मैग्नेटिक फोर्स निकालोगे कौन से वाले वायर पे, या I2 DL पे मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, दैट इज इक्वल्स टू I2 DL, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे B1 के साथ में। ठीक है, और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखते हो तो इसका मैग्नीट्यूड कितना जाएगा, F21 इज इक्वल्स टू, क्योंकि एंगल 90 डिग्री का है तो ये आ जाएगा I2 DL B1 और साइन 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 90 डिग्री का दिख रहा है आपको। तो ओवरऑल जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो I2 DL, B1 की वैल्यू पुट कर देना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड दिस इज 2I1 अपॉन R। तो फॉर्मूला आ गया F21, इसको ना DF लिखो, छोटे से करंट एलिमेंट पे आप फोर्स लिख रहे हो इसलिए, तो DF21। तो फार्मूला रिड्यूस हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 डिवाइडेड बाय R इनटू DL, और फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर आप देख रहे हो
फोर्स पर यूनिट लेंथ dF अपॉन dl, तो ये फार्मूला रहेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 डिवाइडेड बाय R के इक्वल। और सिमिलर मेथड से आप किसको कैलकुलेट कर सकते हो? सिमिलर मेथड से आप देखोगे तो ये फार्मूला भी इतना ही आएगा, फोर्स ऑन 1/2 भी इतना ही आएगा, F21 dF12 डिवाइडेड बाय dl, ये भी इतना ही आएगा बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I डिवाइडेड बाय dl, ये भी इतना ही आएगा। सिमिलर मेथड से आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। सो फोर्स ऑन वायर 1/2 मतलब करंट एलिमेंट पे डिवाइडेड बाय dl, ये फार्मूला इतना ही आएगा। क्लियर हो गया कि डाउट है कुछ? हेलो, क्लियर हो गया? डाउट है? ये जो मैंने लिखा यहाँ पे हाईलाइट किया मैंने ग्रीन कलर के पेन से, ये फार्मूला आ गया आपका रिड्यूस होकर पूरा इतना, ठीक है। और यहाँ पे जब आप डायरेक्शन देखोगे तो डायरेक्शन किस तरह से आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स का आप डायरेक्शन देख लो। पहले वाले वायर में डायरेक्शन आएगा फोर्स का लेफ्ट से राइट, मतलब ये डायरेक्शन रहेगा, और दूसरे वाले वायर में डायरेक्शन रहेगा राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो दिस इज फोर्स ऑन 1/2, मतलब एक्शन एंड रिएक्शन पेयर हो गए एक प्रकार से, और ये हो गया F12। यहाँ पे डी फैक्टर लगा दो, आपने छोटे से पार्ट में कैलकुलेशन किया है, इनफाइनाइट लेंथ पे कैलकुलेशन नहीं किया है, इसलिए आप क्या लिख रहे हैं वहां पे, डी एफ के फॉर्म पे आप इसको लिख रहे हो, ठीक है। तो दोनों वायर एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्ट ऑन बोथ द वायर इज गिवन बाय, सो देयरफॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ dF अपॉन dl, दोनों वायर एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 डिवाइडेड बाय R। सो रिमेंबर दिस रिजल्ट, ये जो रिजल्ट मैंने लिखा लास्ट पे, इस रिजल्ट को बेटा आपको याद रखना आगे के लिए, ठीक है ना। जो लास्ट में रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को याद रखो, फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्ट ऑन बोथ द वायर इज गिवन बाय द फार्मूला। तो यहां से 1 एम्पियर की डेफिनेशन SI यूनिट ऑफ एम्पियर डिफाइन होती है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ दे रहा हूँ इसको, डिफाइन SI यूनिट ऑफ 1 एम्पियर, डिफाइन SI यूनिट ऑफ 1 एम्पियर, और ये इसी मेथड से डिफाइन होगी। SI यूनिट ऑफ 1 एम्पियर, जैसे अपन ने SI यूनिट ऑफ 1 kg, 1 मीटर, 1 सेकेंड, इनकी SI यूनिट डिफाइन किए थे अपन ने, 1 केल्विन डिफाइन किए थे थर्मोडायनेमिक्स में, वैसे ही SI यूनिट यहाँ पे डिफाइन होगी 1 एम्पियर की, ठीक है। और ये डेफिनेशन आएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ से। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इफ दोनों वायर में अगर मान लो करंट सेम फ्लो हो रहा है I1 I2, और R की वैल्यू अगर मान लो 1 मीटर है, और ये पूरा अरेंजमेंट कहाँ पे रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है, तो दोनों वायर एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, सो देन फोर्स पर यूनिट लेंथ dF अपॉन dl इज इक्वल टू 10 to the power -7, ठीक है, इंटू 2 फैक्टर आएगा, और I1 और I2 की वैल्यू आपने सेम ले लिया है ना, I इंटू आई डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी कितना बचा, 1 मीटर बचा। तो अब आप I की वैल्यू को बता सकते हो फिर, ठीक है, I की वैल्यू आप अब डिफाइन कर सकते हो किस तरह से आएगी। क्लियर हो गया? तो ये आपके होमवर्क के लिए मैंने हिंट दे दिया, लेकिन आपको बुक से पढ़ के देखना है कि SI यूनिट कैसे डिफाइन की है। नहीं समझेगा तो मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही, बट मैंने हिंट दे दिया यहाँ पर, है ना, आप लोगों के लिए। समझ गए कि नहीं? हिंट दे दिया मैंने, SI सिस्टम में आपको 1 एम्पियर नहीं, वो तो है बेटा 1 कूलम पर सेकंड नहीं, SI सिस्टम में 1 एम्पियर कैसे डिफाइन हुआ वो यहाँ से निकल के आती है उसकी डेफिनेशन। तो ये जो रिजल्ट आया ना, इस रिजल्ट को याद रखो, फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्ट ऑन 2 पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज गिवन बाय द फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 डिवाइडेड बाय R के इक्वल होता है, ठीक है, समझ गए? इसलिए देखना, जो केबल होते हैं ना, खंबे जो होते हैं, खंभों में देखना 2 वायर के बीच में गैप रखा जाता है, क्यों? करंट सेम डायरेक्शन पे फ्लो होता है, तो अगर
फोर्स के कारण क्या कर सकते, वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करके चिपक सकते, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसलिए खंभों में जो पावर केबल गई है, जो इलेक्ट्रिसिटी वाले केबल खंभे हैं ना आपके घरों के आसपास, देखना 2 वायर के बीच में गैप दिया जाता है इसलिए। तो मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन देखेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फिर, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। इसके बाद अपन देखेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ले लो जल्दी से। हेडिंग है आपकी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। स्टेट बोर्ड में भी है, सीबीएसई में भी है इसका, है ना, डिस्कशन। बोर्ड एग्जाम में भी आता है, ध्यान रखना, अच्छे से करना। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, शॉर्ट फॉर्म पे अपन लिखेंगे इसको MCG, ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, MCG। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन देख लो, या इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। बेस्ड ऑन principle that a current carrying wire is placed on magnetic field, then it will experience a force. So based on the principle that current carrying wire placed in magnetic field will experience magnetic force, ठीक है। और current carrying coil when placed in external magnetic field, it will experience टॉर्क, उस पर टॉर्क लगता है, ठीक है। और ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कितना टॉर्क लगता है, टॉर्क का फार्मूला क्या है, पढ़े कि नहीं अपन ने। करंट कैरिंग कॉइल में पूरा 2 दिन इसका डिस्कशन चला था अपना, याद है कि नहीं। ये जैसे एक करंट कैरिंग कॉइल है और इसको अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दो, ठीक है, तो कितना टॉर्क लगता है ये ऑलरेडी अपन ने पढ़ा हुआ है। ये करंट का डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन है इस पे कॉइल पे, ठीक है। और टॉर्क का फार्मूला कितना आता है फिर यहाँ पे, टॉर्क टाउ इज गिवन बाय द फार्मूला m क्रॉस b, और टाउ इक्वल्स टू mb साइन थीटा। समझ गए, याद आया कि नहीं आया कुछ। हेलो, ऑलरेडी किया हुआ है, इसमें बहुत लंबी चौड़ी कहानी हुई थी अपनी, याद है ना। और ये कॉइल फिर पूरा रोटेट होती है, और कॉइल का मैग्नेटिक मूवमेंट, सपोज ये कॉइल का मैग्नेटिक मूवमेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में मैग्नेटिक मूवमेंट कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी अपन ने डिस्कशन किया हुआ है यहाँ पे। एंड व्हाट इज m, m इज इक्वल्स टू NIA। व्हाट इज n here, n is number of turn, I is current, and A is area of coil। याद आया कि नहीं। तो ये प्रिंसिपल है इसका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। अच्छा, टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर आती है, दैट इज इक्वल्स टू mb व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री और प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल का प्लेन अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो टॉर्क क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा इस पे, है ना। तो इसको भी हमें आगे यूज करना है अभी। तो यहाँ पे आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले पेज में मैं कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ। ये तो हो गया पूरा प्रिंसिपल है यहाँ पे इसका, ठीक है ना। फिर अगले पेज पे अपन देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन इसका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से।
जल्दी से ले लो बेटा स्क्रीनशॉट इस पेज का। अगले पेज पे जा रहे हैं अपन अब। हाँ, ले लिए, ले लिए। यहाँ पे मैंने टॉर्क का यस डायरेक्शन सर। मेंशन नहीं किया क्योंकि टॉर्क का डायरेक्शन हमको जरूरत नहीं है, वो तो अपन ने ऑलरेडी कर लिया वहां पे। अब पेज नंबर 4 पे अब इसका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का ना कंस्ट्रक्शन देखो अभी, पेज नंबर 4। तो नेक्स्ट है हेडिंग अपना कंस्ट्रक्शन। अब इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो जो मैग्नेट यूज करते हैं यहाँ पे, ये किस टाइप की होती है? ये मैग्नेट इस तरह की रहती है यहाँ पे, ठीक है। मैं खुद बनाते जा रहा हूँ डायग्राम साथ में, तो तुम लोग भी बनाना बिल्कुल वैसे ही। हाँ, जो मैग्नेट आप यूज करते हो बेटा यहाँ पे, ये स्पेशल शेप की मैग्नेट होती है। स्पेशल शेप मतलब कि ठीक है, ये स्पेशल शेप की मैग्नेट रहती है यहाँ पे, जिसको आप जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है यहाँ पे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो ये जो शेप है मैग्नेट का, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रेडियल बनेंगी, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल हो गया मैग्नेट का, ये साउथ पोल हो गया। और यहाँ पे फिर आप एक सॉफ्ट आयरन की कॉइल आप ले लोगे और इस पे आप क्या करोगे, वायर को लपेट दोगे। एक सॉफ्ट आयरन मटेरियल ले लिया आपने और इस पे आपने एक वायर को मान लो लपेट दिए ऐसे, ये ऐसे। तो ये कॉइल हो गई यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और फिर ये डायरेक्शन ऐसा आ गया करंट का, सपोज आई करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। और फिर इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है, ये यहाँ पे, ठीक है। ये एक स्प्रिंग लगी होती है और ये स्प्रिंग पॉइंटर से अटैच रहती है और यहाँ पे ऊपर स्केल बनी होती है, फिर स्केल बना देते हैं ये ऐसी, ठीक है। ये इस तरह से स्केल बनी होती है, समझ गए ना। ये सपोज स्केल का हो गया 0 एक्सेट्रा। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक और इस पे एक पॉइंटर लगा होता है फिर, ठीक है। कॉइल पे एक पॉइंटर लगा होता है जो डिफ्लेक्शन शो करता है, पॉइंटर। और आप इस एंगल को मेजर कर लेते हो फिर, ये पॉइंटर लगा होता है और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन। जैसे ये डिफ्लेक्शन आ गया यहाँ पे किसके बराबर, पाई के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की अगर अपन बात कर लें, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होती है? मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ये इस तरह से आती है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बस ये डायग्राम को समझाने के लिए मैंने बनाया है ऐसी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह के डायरेक्शन की बनती है, आपको 3D में इमेजिन करना है इनको भी, ठीक है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट हमेशा, ये जैसे मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर है, मैग्नेटिक मूवमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन, सॉरी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। या कॉइल का जो प्लेन होता है वो हमेशा पैरेलल रहता है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। थोड़ा सा 3D डायग्राम है तो आप लोग ध्यान रखना इस पे क्या क्या सिचुएशन आ रही है। ये क्या है यहाँ पे, दिस इज द स्प्रिंग। ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से पॉइंटर अटैच है और यहाँ पे ये सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, स्पेशल डिजाइन मैग्नेटिक फील्ड नहीं ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, सिर्फ डायग्राम में बना है, मैंने बनाया है यहाँ पे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ध्यान रखना। ये सिर्फ डायग्राम में दिख रहा है पर ये ऐसा नहीं कि इंटरसेक्ट करते हुए दिख रहा है, 3D डायग्राम है, आप लोग ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी यहाँ पे,
मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल, इसका स्पेशल केस है, मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल, डायग्राम में देख रहे हैं इंटरसेक्ट करते हुए, मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ये लिख दिया मैंने। लेकिन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होने से क्या है, ड्यू टू दिस plane of coil is always parallel to magnetic field, कॉइल कैसे भी घूमे, कॉइल का प्लेन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल बना रहेगा, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू विच ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ड्यू टू विच टॉर्क एक्ट ऑन कॉइल इज ऑलवेज मैक्सिमम। ठीक है, टॉर्क कैसा रहता हमेशा, मैक्सिमम। तो इसका क्या हो गया, ड्यू टू विच टॉर्क एक्ट ऑन कॉइल इज ऑलवेज मैक्सिमम, है ना, टॉर्क एक्ट ऑन कॉइल इज ऑलवेज मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। ठीक है ना, तो मैक्सिमम टॉर्क की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर लिख दोगे आप, डायरेक्ट एम बी लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमेशा कितने डिग्री बनी रहेगी, 90 डिग्री बनी रहेगी। ठीक है ना, और ये एक और जो मैंने बनाया, ये क्या लगा हुआ है, यहाँ पे पॉइंटर लगा हुआ है जो डिफ्लेक्शन शो करता है स्केल से। स्प्रिंग किसकी बनती है, स्प्रिंग के बारे में बता दूं मैं, दिस स्प्रिंग इज मेड अप ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल। ठीक है, फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल की बनती है स्प्रिंग। ठीक है ना, फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल की स्प्रिंग होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि इसकी स्टिफनेस या जो टॉरिजनल कांस्टेंट होता है ना वो स्मॉल होता है। तो ये पूरा हो गया कंस्ट्रक्शन इसका। अब अगले पेज पे अपन देख रहे हैं इसका फार्मूला डेरिवेशन, कि फार्मूलेशन किस तरह से आता है। आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन अगले पेज पे जा रहे हैं। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सर। पेज नंबर 5 अभी। हाँ, इस पे नेक्स्ट है अभी फार्मूला डेरिवेशन। अब तीसरा पॉइंट इसमें, कंस्ट्रक्शन समझ गए पूरा, अब फार्मूला डेरिवेशन। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम, सीधा सीधा लिखेंगे अपन, एट इक्विलिब्रियम, हाँ क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आ गया सर बताओ प्लीज। अरे यार मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ पे योजित, बता जल्दी से। हेलो योजित। सर मैग्नेटिक मोमेंट ने कैसे बताया, समझा नहीं मुझे। कौन सा वाला मैग्नेटिक मोमेंट? ये आयरन कोर में वो जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी, वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे आ गया वो छोड़ दे। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या वो समझा कि नहीं समझा, वो तो बहुत बेसिक है ना कॉन्सेप्ट पहले की। अगर सर्कुलर कॉइल है या कहीं पे तुमने कॉइल बना दिए हो, कहीं पे तुमने लपेट दिए हो, तो उसमें क्या क्रिएट हो जाएगा, और करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होगा कि नहीं होगा उसमें। हेलो। हाँ सर। हाँ, मान लो तुमने कोई कॉइल बना दिए जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा ही आएगा। हाँ, अब इसमें यह है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि आपने फील्ड कैसी लिए, यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लिए, तो ये कितना भी टर्न हो, कैसे भी टर्न हो, यहाँ पे एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। पहले इसको मैं फॉर्मूला बता दूं और फिर ये वाला एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। ठीक है, लास्ट में ये जो एक्सप्लेनेशन चाहिए तुमको, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल या कॉइल का प्लेन हमेशा पैरेलल है ना, ये यहाँ पे मैं डिस्कस कर देंगे तो फिर आगे बता रहा हूँ। ठीक है ना,
ओके, एट इक्विलिब्रियम पे, हाँ ध्यान रखना, टॉर्क ड्यू टू करंट इज इक्वल्स टू टॉर्क ऑन स्प्रिंग, टॉर्क ऑन कॉइल। जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसमें दो टॉर्क लग रहा है, एक टॉर्क किसका आ रहा है, कॉइल का आ रहा है, टॉर्क ऑन कॉइल इज इक्वल्स टू टॉर्क ऑन स्प्रिंग, टॉर्क ऑन स्प्रिंग। दोनों के टॉर्क एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो टॉर्क ऑन कॉइल किसके बराबर आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू mb, और टॉर्क ऑन स्प्रिंग किसके बराबर लिखोगे, c इंटू फाई के बराबर, जहां पे c क्या है, टॉरिजनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, टॉरिजनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का टॉरिजनल कांस्टेंट है, ये ऑसिलेशन चैप्टर में अपन ने पढ़े थे, टॉरिजनल पेंडुलम का डिस्कशन आया था, है ना। तो अब mb इक्वल्स टू सी थीटा, मतलब आप इक्वेशन को इक्वेट कर दो, m की वैल्यू पुट कर दो, दिस इज NIAB इक्वल्स टू c इंटू फाई, ठीक है। तो अब करंट की वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हो, करंट विल बी गिवन बाय c अपॉन NAB इंटू फाई। मतलब आपको करंट मेजर करना है तो आप इनडायरेक्टली मेजर होता करंट, कभी भी डायरेक्टली करंट मेजर नहीं होता। तो करंट किसके प्रोपोर्शनल आ गया, फाई के। तो जितना डिफ्लेक्शन होगा उसके बाद आप वहां पे फिट कर देते, भाई पॉइंटर जहां पे बनाए थे, स्केल बनाए थे वहां पे कि 10 डिग्री के लिए मान लो 1 मिली एम्पियर है, 20 डिग्री के लिए मान लो 2 मिली एम्पियर है, ऐसा फिर आप डिवीजन सेट कर देते हो। तो करंट किसके प्रोपोर्शनल आ गया, यहाँ पे डिफ्लेक्शन ऑन पॉइंटर के प्रोपोर्शनल आ गया। ये बन गया यहाँ पे फार्मूला इसका, समझ गए कि नहीं, क्लियर हो गया, अभी क्लियर हो गया। तो अब एक टर्म होता है इसमें, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, I इज इक्वल टू कैपिटल K इंटू फाई लिख सकते हैं, जहां पे K इज सम कांस्टेंट, और किस पे डिपेंड कर रहा है ये, C टॉरिजनल कांस्टेंट पे, N पे, A पे और B पे ये डिपेंड कर रहा है K। अब एक और टर्म है यहाँ पे, दैट इज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी का मतलब आपने थोड़ा सा करंट फ्लो करवाया और उसमें डिफ्लेक्शन आ गया, तो आप बोलोगे गैल्वेनोमीटर बहुत अच्छा सेंसिटिव है ना। तो यहाँ पे एक टर्म है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर मतलब होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, या फिर आप डी फाई अपॉन डी आई लिख दो, ठीक है। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, इसको क्या बोलोगे, सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी देखो किसके इक्वल आ रही है, NAB अपॉन C। तो हाउ विल यू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, आपको गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाना, तो कैसे बढ़ाओगे, तो हाउ कैसे बढ़ाओगे, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करके। अगर इंक्रीज करना है इसकी सेंसिटिविटी को, इंक्रीज करना है, इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी, क्या करना पड़ेगा, सेंसिटिविटी मतलब बहुत छोटे से करंट को भी मेजर कर ले तो बोलेंगे बहुत अच्छा सेंसिटिव है। इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी, क्या क्या करोगे आप, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे, ठीक है। दूसरा क्या करोगे, एरिया बढ़ाओगे, फिजिबल नहीं है। तीसरा आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाओगे। देखो वहां पे सॉफ्ट आयरन कोर में आपने इसलिए कॉइल को लपेटा था कि सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक मटेरियल है और वो फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता, नहीं तो लकड़ी के फ्रेम पे भी आप कॉइल को लपेट सकते थे, ठीक है ना, लकड़ी के फ्रेम पे भी कॉइल को लपेट सकते थे। और फोर्थ पॉइंट, सी को रिड्यूस करना, इसलिए कौन सा मटेरियल यूज किया आपने वहां पे, फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल यूज किए, क्योंकि फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल के लिए सी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो आपका जो गैल्वेनोमीटर बनेगा वो ज्यादा सेंसिटिव बनेगा। तो कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा बढ़ा दो, एरिया बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, बट एरिया बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, नहीं तो डिवाइस बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, बल्कि हो जाएगा। इसलिए वो सॉफ्ट आयरन कोर लिए वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। और अब मैं अगले पेज पे आ रहा हूँ, ठीक है ना, अगले पेज पे ध्यान देना। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गया पूरा डेरिवेशन, फार्मूला डेरिवेशन इसके लिए।
किसी को कोई डाउट है क्या? तो करंट डायरेक्ट मेजर नहीं होता, ध्यान रखना। जैसे अपन ने टेम्परेचर में पढ़े थे ना, थर्मोमीटर डायरेक्ट टेम्परेचर मेजर होता है क्या? उसमें लेंथ मेजर होती है, और लेंथ से आप क्या मेजर करते हो? टेम्परेचर मेजर करते हो, इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। वैसे ही यहाँ पर इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता करंट का। करंट कभी डायरेक्ट मेजर नहीं होता कि 1 एम्पियर 2 एम्पियर सीधा। कैलिब्रेशन के बाद वहां पे ये जो यहाँ पे स्टिकर चिपका देते, एक्चुअल में मेजर क्या होता है? ये डिफ्लेक्शन फाई मेजर होता है, और फिर आप वहां पे स्टिकर लगा दो कि 10 डिग्री के लिए 1 मिली एम्पियर है, या 20 डिग्री के लिए 2 मिली एम्पियर एक्सेट्रा, ऐसा बनाते जाते फिर आगे का। समझ गए? कोई डाउट है इस पे? हाँ वेदांत बोलो अभी बेटा। सर वो फाई की वैल्यू क्या है? कुछ भी हो सकती ना, 10 डिग्री इसके बीच का एंगल है। अरे वो रेडियन में वैल्यू रहेगी ना, कुछ भी ले सकते हो तुम वहां पे। ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट हो इसके गया। बीच का एंगल है। हाँ, उसके बीच का एंगल, जहां पर से चालू किए थे अपन ने, 0 से वहां तक पॉइंटर। पॉइंटर पहले 0 पे तो कोई करंट नहीं है, फिर ये पॉइंटर शिफ्ट होते जाएगा ना, जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ाओगे टॉर्क बढ़ता जाएगा ना कॉइल पे, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा, तो पॉइंटर स्प्रिंग के साथ फिट है तो वो घूमता जाएगा और बैलेंस होता जाएगा, ठीक है। समझ गए अभी? हेलो, हाँ 1 मिनट, मैं